आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित के नए पाठ्यक्रम में, जो कि है गणित प्रकाश। और ये NCERT का जो है हिंदी संस्करण है। आज के इस वीडियो लेसन में हम अध्याय 1 जो कि है गणित में पैटर्न, इसके चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इन सारे वीडियो लेसन्स को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां आपको क्लास 6 गणित का नया पाठ्यक्रम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेसन में हम पेज नंबर 9 से शुरू करेंगे और आज हमें पढ़ना है आकारों में पैटर्न, यानी कि पैटर्न ऑफ शेप्स। गणित में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं, यानी शेप्स हैं। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं, जिसको हम 1D, 2D या 3D में या यहाँ तक कि इससे अधिक विमाओं यानी कि डायमेंशंस में हो सकते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आकारों एवं पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है, जियोमेट्री कहलाती है, जिसमें हम त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और अन्य शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग हो या फिर आयत हो, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। आकार अनुक्रम यानी कि जो शेप्स का जो पैटर्न होता है, एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकार पैटर्न हैं जिनका गणितज्ञ यानी कि जो मैथमेटिशियंस होते हैं अध्ययन करते हैं। सारणी 3 कुछ मुख्य आकार अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। और ये रहा आपका सारणी 3 आकार अनुक्रम के उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें समबहुभुज दिया गया है, जिसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 3 है, फिर चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 4 है, फिर पंचभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 5 है, यानी भुजाओं की संख्या एक एक करके बढ़ती जा रही है। फिर षटभुज है, भुजाओं की संख्या 6 होगी, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, नवभुज में 9 और दशभुज में 10 भुजाएं होती हैं। दूसरे नंबर पे है संपूर्ण आलेख, जिसे हम कंप्लीट ग्राफ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से शेप्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो जो शीर्षों की संख्या है या बिंदुओं की संख्या है, पहले में 2 है, फिर 3 है, इसमें 3 शीर्ष हैं। यहाँ पे शीर्षों की संख्या जो है 4 हो जाती है, यहाँ पे 5 है, 5 कोने हैं और यहाँ पे 6 कोने हैं। तो जैसे जैसे हम इस अनुक्रम में बढ़ते जाएंगे, ये जो शीर्षों की संख्या है बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम इस अनुक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो शीर्षों की संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 है, तो अगला में हमें सप्तभुज बनाना पड़ेगा, है ना। और फिर जो है तो अगला में जो है हमें 7 शीर्षों वाली जो आकृति है वो बनानी पड़ेगी। और इस तरह से ये तीसरा जो शेप है इस तरह से दिया गया है, इसको हम ढेरित वर्ग या फिर स्टैक्ड स्क्वायर्स कहेंगे। ये वर्ग संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। आगे इसके बारे में हम डिटेल्स से जानेंगे। पहले आप सिर्फ शेप्स को देख लें। और चौथे नंबर पे है ढेरित त्रिभुज, जिसको हम स्टैक्ड ट्रायंगल भी कहेंगे। और लास्ट में जो है 5वां नंबर पे दिया गया है कोच हिमकरण, यानी कि कोच स्नोफ्लेक। इन सब के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 में शुरू में ही दिया गया है, आइए पता लगाएं क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो आप देखिए एक एक करके हमें 5 पैटर्न को जो है पहचानना है। तो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये जो पहला पैटर्न है समबहुभुज का, इसमें जो है ये सबसे पहला आकृति जो है वो 3 भुजाओं से बना हुआ है, जिसे हम त्रिभुज कहेंगे। और उसके बाद जो है भुजाओं की संख्या एक एक करके बढ़ती चली जाती है और यहाँ पे दशभुज तक दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो है भुजाओं की संख्या 10 है। तो हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम में जो है हर एक अगला बहुभुज जो है
उसके भुजाओं की संख्या में एक एक करके क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। यानी कि एक एक उसकी भुजाओं की संख्या में एक को बढ़ा करके जो है अगला बहुभुज बनाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे आप नोट इस तरह से कर सकते हैं, समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन जो ये शेप्स दिए गए हैं, अनुक्रम में अगला बहुभुज भुजाओं की संख्या में एक को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पहले 3 त्रिभुज था, उसमें एक बढ़ा दिए तो 4 चतुर्भुज हो गया। पहले 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज थी, फिर इसमें एक भुजा बढ़ा दिए तो चतुर्भुज हो गया, फिर चतुर्भुज में जो है एक भुजा बढ़ा दिए तो पंचभुज हो गया। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ती है। चलिए, जो दूसरा पैटर्न है इसकी पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि इस अनुक्रम में जो है अगला आकार जो है या फिर अगली जो आकृति है उसमें शीर्षों की संख्या में जो है एक एक करके वृद्धि होती जा रही है। यहाँ पे देखिए 2 शीर्ष हैं, यहाँ पे 1 2 3 शीर्ष हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 शीर्ष हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 शीर्ष हैं। इसी तरह से यहाँ 6 शीर्ष हैं, अगला जो होगा वो 7 शीर्ष का होगा। तो इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं संपूर्ण आरेख यानी कि कंप्लीट ग्राफ वाले में अनुक्रम में अगला आकार शीर्षों की संख्या में एक की वृद्धि करके प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे जो तीसरा अनुक्रम है वो ढेरित वर्ग यानी कि स्टैक्ड स्क्वायर्स का है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 4 को, ये 9, ये 16 और ये 25 को। और ये सारे जो अनुक्रम हैं, ये जो सीक्वेंस हैं 1 4 9 16 और 25, ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है ना, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 2 दूना 4, 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9, 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16, 5 का वर्ग होता है 5 पचे 25। तो ये क्या है, वर्ग संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, अनुक्रम में अगला बड़ा वर्ग वर्ग संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए, इसमें जो चौथा सीक्वेंस दिया गया है शेप्स का वो है ढेरित त्रिभुज यानी कि स्टैक्ड ट्रायंगल का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या है 1 है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 4 है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी तरह से इसको आप सही से गिनेंगे तो इसमें 16 त्रिभुज बने हैं और इसमें 25 त्रिभुज बने हैं। तो ये भी ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि अनुक्रम में अगला बड़ा त्रिभुज 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं के योग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो विषम संख्याएं किस तरह से होती हैं, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से चलती रहती हैं। और हम पहली विषम संख्या को लें तो वो 1 है, लगातार 2 विषम संख्याएं 1 और 3 को जोड़ें तो हमें 4 प्राप्त होता है, लगातार पहली 3 विषम संख्याओं को जोड़ें तो 1 + 3 + 5 का 9 आता है योग। इसी तरह से पहली 4 विषम संख्याओं को जोड़ें तो 1 + 3 + 5 + 7 = 16 आता है। इसी तरह से पहली 5 विषम संख्याओं को जोड़ें तो 25 आता है। और यहाँ पे जो 5वां अनुक्रम दिया गया है कोच हिमकरण, कोच स्नोफ्लेक्स, ये जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखें, पहले जो है यहाँ पे 3 रेखाओं वाली जो है 3 भुजाओं वाली एक आकृति है। आगे में देखिए यहाँ पे ये जो एक भुजा थी इसको एक स्पीड बम्प से बदल दिया गया। फिर यहाँ पे एक भुजा थी, इसे भी एक स्पीड बम्प द्वारा बदल दिया गया है। इस तरह की शेप है, स्पीड बम्प जो है इस तरह की एक शेप हो सकती है ना। फिर यहाँ पे जो एक भुजा थी उसे भी एक स्पीड बम्प द्वारा बदल दिया गया है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अनुक्रम में हर बार प्रत्येक रेखाखंड को स्पीड बम्प द्वारा बदल दिया जाता है, जो कि इस तरह का होता है। जैसे जैसे इसे कोई अधिक से अधिक बार करता है, परिवर्तन बहुत छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे और छोटे होते जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 है वो इस प्रकार है
कि सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? अगर खींच सकते हैं तो क्यों, और नहीं खींच सकते हैं तो क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या भी कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। तो ऑलरेडी 2 बार इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो पहला शेप है समबाहुभुजों का, तो यहाँ पे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दशभुज है, यानी 10 भुजाओं वाली संख्या है। तो इसके बाद कितनी हो जाएगी? 11 भुजाओं वाली संख्या हो जाएगी, जिसको हम एकादश भुज कहते हैं। ठीक है, इसमें 11 भुजाएं होती हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि क्या इसका आप अगला अनुक्रम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। बुक में जो लास्ट था वो था 10 भुज, जिसमें 10 भुजाएं थी। तो अगला में हम 11 भुजाओं वाली संख्या बनाएंगे। तो अगली बार जो है हम 11 भुजाओं वाली आकृति बनाएंगे, जिसको हम एकादश भुज कहते हैं। और इसका विवरण जब हम लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह अनुक्रम जो है वो बहुभुज में भुजाओं की संख्या में 1 बढ़ाकर बनाया गया है। अब जो अगला अनुक्रम है वो इस तरह से है। इसमें क्या आप इससे आगे का आरेख बना सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें 2 शीर्ष हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो अगला जो बनेगा उसमें 7 शीर्ष होगा। तो इस तरह से हम K7 यहाँ पे बना चुके हैं। यहाँ पे 7 शीर्ष हैं, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अब आप इसे इस तरह से मिला भी सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से हम इस आकृति को बना सकते हैं। और यहाँ पे जो विवरण हम लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, यह अनुक्रम शीर्षों की संख्या में 1 बढ़ाकर प्राप्त किया गया है। तो इस आकृति में जब हम विकर्ण खींच रहे हैं तो इसमें सिर्फ संलग्न भुजाओं को छोड़कर बाकी भुजाओं के साथ जो है इसे आरेख को खींचते रहना है। और यहाँ पे जो तीसरा अनुक्रम था इस प्रकार था, जो ढेरित वर्ग की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे पहले में 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। तो ये किस तरह से बढ़ रहा है? और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो अगला कितना होगा? 6 का वर्ग, यानी कि 36 छोटे छोटे वर्ग बनाने होंगे। तो इसे बनाने के लिए आप पहले देखें, यहाँ तो 1 ही है, यहाँ पे क्या है? 4 है। यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो गया, यहाँ नीचे में 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अगला में क्या रहेगा? 6। 25 बनाने के लिए 5 5 का 5 लाइन है ना? तो 36 बनाने के लिए 6 6 का 6 लाइन बनाना पड़ेगा। तो इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका अनुक्रम आप बना सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, बना सकते हैं। यह अनुक्रम वर्ग संख्याओं 1 4 9 16 25 36 या फिर 7 7 49 88 64 को प्रदर्शित कर रहा है। चौथा जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। यह है ढेरित त्रिभुज, और इसे जो है किस प्रकार आप बना सकते हैं? आगे देखिए, यहाँ पे 1 था, फिर 4 त्रिभुज है, फिर 9 त्रिभुज है, फिर 16 त्रिभुज है, फिर 25 त्रिभुज है। तो अब जो है अगला कितना होगा? 36 त्रिभुज होंगे उसमें, छोटे छोटे। इसे आप इस तरह से देखें, यहाँ पे 1 है, फिर 1 2 3 मतलब अगली विषम संख्या है, फिर 1 2 3 4 5 अगली विषम संख्या है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 अगली विषम संख्या है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगली विषम संख्या है। तो अगली बार जब हम लेंगे तो 11 होना चाहिए नीचे, टोटल कितना होना चाहिए? 11। और यहाँ पे देखिए आप टोटल लाइन कितना है? 1 2 3 4 5। तो अगला बार कितना होना चाहिए? 6। तो इसे इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। तो इस तरह से ये 11, फिर यहाँ पे 9, 11 9 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36। तो ये जो है अनुक्रम में अगला बड़ा त्रिभुज जो है वो 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के योग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो इस तरह से है। पहले में 1 था, दूसरे में है 1 + 3, यानी कि पहली और दूसरी विषम संख्या को जोड़ के 4 हो जाएगा। तीसरा में जो है पहले 3 विषम संख्याओं को जोड़ के 1 + 3 + 5 9, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 होगी। अगला में जो है 1 + 3 + 5 + 7 यानी कि 16 होगी। इसी तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25 होगी। फिर अगला में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 36 होगी। और जो अंतिम सीक्वेंस है यहाँ पे इस तरह से दिया गया है ना। तो इसका जो अगला शेप है इस तरह का बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है कॉपी में या नोटबुक में। तो हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या आप इसका अगला सीक्वेंस बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नहीं। इससे अगली आकृति यानी कि शेप को नोटबुक पर बनाना कठिन है। इस पैटर्न में हर बार जो है रेखाखंड को स्पीड बम्प यानी कि इस तरह के शेप द्वारा जो है बदल दिया जाता है, और इसका अगला शेप, इसके बाद वाला जो शेप है इसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम लिखेंगे नहीं बना पाएंगे। हम इस अध्याय की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में हमें पढ़ना है संख्या अनुक्रमों से संबंध, यानी कि जो नंबर सीक्वेंस होते हैं उसका जो है ये आकार वाले जो अनुक्रम है या शेप सीक्वेंसेस है इससे क्या रिलेशन हो सकता है। प्रायः आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे समबहुभुजों यानी कि रेगुलर जो पॉलीगन्स हैं जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज वगैरह थे के आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या 3 से प्रारंभ करते हुए अर्थात 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पे दिया गया था। ये गणन संख्याओं द्वारा दी जाती हैं। इसी कारण ये आकार क्रमशः समत्रिभुज, चतुर्भुज अर्थात वर्ग, या फिर पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज इत्यादि कहलाते हैं। अब शब्द सम का मतलब क्या होता है? शब्द सम यह इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी कि अगर कोई त्रिभुज है, सम त्रिभुज है, तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। सम चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। और साथ ही कोण भी एक समान है, अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती हैं तथा कोण भी समान दिखाई देते हैं। कोणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले अध्ययन में करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध जो है उसे देखते हुए आइए पता लगाएं। में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कुल मिलाकर 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर देकर हम इस अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, समबहुभुजों में प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो फिर से आप इस समबहुभुज वाला जो पैटर्न है इसको देखिए आराम से, और इसका उत्तर अब हम इस तरह से लिख सकते हैं। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है, शीर्षों की भी संख्या 3 है। इसी तरह से चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 है तो शीर्षों की भी संख्या 4 है। पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 है तो शीर्षों की संख्या भी कितनी है? 5 ही है। देखिए इस तरह से, जैसे ये पंचभुज है, इसमें भुजा 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, और शीर्ष भी अगर लेंगे ऊपर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 शीर्ष भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी तरह से आप दशभुज तक देखेंगे तो भुजाओं की संख्या 10, तो इसमें भी जो है शीर्षों की संख्या भी कितनी है? 10 ही है। तो ऐसा क्यों होता है? संख्या अनुक्रम में हमें 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलते हैं जो 3 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कोणों की संख्या जो है वो भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। जिस शेप में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें कोण होते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरा प्रश्न है,
संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे संपूर्ण आरेख में रेखाओं के बारे में पूछा है। यहाँ पे हम शीर्ष की बात नहीं करें तो इसमें एक रेखा है, इसमें देखिए 1 2 3 रेखाएं हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 फिर ये 5 और ये 6 रेखाएं हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अनुक्रम में प्रत्येक आकृति पर रेखाओं की संख्या गिनने के बाद हमें 1 3 6 10 15 21 ... यानी कि आगे जो है 21 के बाद आपको 28 मिलते हैं। यह त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह की संख्याओं का जो सीरीज होता है, जो अनुक्रम होता है, वो त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम होता है। क्योंकि प्राप्त अनुक्रम का प्रत्येक पद जो है वो n क्रमागत संख्याओं का योग है। जैसे देखिए पहला तो 1 है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। उसके बाद 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। फिर 1 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। फिर 1 2 3 4 को जोड़ते हैं तो 10 आता है। इसी तरह से अगला में 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इस तरह से ये जो है त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है। और प्रश्न संख्या 3 है, ढेरित यानी कि स्टैक्ड वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? पहले भी हम कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है ढेरित वर्ग यानी कि स्टैक्ड स्क्वायर्स वाले अनुक्रम में हमें जो है वर्ग संख्याओं का अनुक्रम मिलता है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से हमें वर्ग संख्याओं यानी कि 1 4 9 16 25, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, फिर 6 का वर्ग 36 का एक अनुक्रम मिलता है। क्योंकि हम प्रत्येक आकृति में छोटे वर्गों की संख्या गिनते हैं और पाते हैं कि प्रत्येक वर्ग अपने आप में संख्या गिनने का गुणनफल है। चौथा प्रश्न है, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक संकेत भी दिया गया है कि अनुक्रम में प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको गिन लेना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ढेरित त्रिभुज दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें संकेत के तौर पे भी दिया गया है कि आपको देखना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे देखिए 1, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ देखिए 1 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9। तो अगला में क्या होगा 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से हमें वर्ग संख्याओं का एक अनुक्रम मिलता है 1 4 9 16 25, जो प्रत्येक पंक्ति में छोटे त्रिभुजों की संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे पहला में तो एक ही था, दूसरा में क्या है, जैसे कि पहला में देखिए एक ही त्रिभुज था, दूसरा में 1 और फिर 3, तो 1 और 3 को जोड़ दिया गया तो 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया। तीसरा में देखिएगा तो ऊपर में 1 त्रिभुज, फिर बीच में 3 त्रिभुज, फिर नीचे में 5 त्रिभुज, तो सब मिला के 9 हो जाता है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 1 3 5 7 हो जाएगा 16 आएगा, फिर 1 3 5 7 9 25 आएगा, फिर 1 3 5 7 9 11 36 आएगा। और अब हम 5वां नंबर देखते हैं, कोच हिमकरण यानी कि कोच स्नोफ्लेक्स वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार यानी कि स्पीड बम्प, जो इस तरह का शेप होता है, में प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे छोटे तथा और अधिक छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकरण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं? इनके संगत संख्या यानी कि अनुक्रम क्या हैं, जो कि इस तरह से रहेगा 3 12 48, अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में
नहीं है। तो ये वाला वो शेप है जिसमें हर अगली आकृति क्या होती है, रेखाखंडों को इस स्पीड बम्प में बदल देती है। इसमें अगर आप रेखाखंडों को गिनेंगे तो इसमें 3 रेखाखंड हैं। इसमें कुल कितने रेखाखंड हैं देखिए, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये फिर 12 रेखाखंड है ना। और इसी तरह से इसमें गिनेंगे आप तो 48 आएगा और आगे जो है इसमें 192 आएगा। तो ये कैसे बन रहा है, और इसमें जो है 192 आएगा। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेखाखंडों की गणना करके हमें संख्या अनुक्रम 3, 12, 48, 192, 768 इत्यादि प्राप्त होते हैं। और ये होता कैसे है, तो अनुक्रम में प्रत्येक पद 4 की घात का तिगुना है, क्योंकि देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, फिर 3 में 4 से गुना करिए 12 आएगा, फिर 3 में 4 के घात 2 से यानी कि 4 गुने 4 से करिए, 3 चौके 12, 12 चौके 48। फिर इसी तरह से अगला जो है 3 गुने 4 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 पे घात 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 चौके 192। इस तरह से जो है ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। और इस तरह से हमने जो अध्याय 1 है गणित में पैटर्न, ओवरऑल इसे पूरी तरह से पढ़ लिया है। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं समझ रहा हूँ, बट यू हैव टू ट्राई, और आपको लगे रहना होगा, समझना होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।